सबने शांति से हमारी बात सुनी है। और पानी वाले भैया जी आप भी, कृषि मंत्री सम्मानित चौधरी चंद्र कुमार जी, हमारे बड़े भाई इस क्षेत्र के काका सब्जी क्षेत्र के प्रत्याशी श्री आनंद शर्मा जी, हमारे साथ लगती पंचायत के छोटे भाई भवानी सिंह पठानिया जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चैन सिंह गुलेरिया जी, हमारे कृष्ण शर्मा जी जो एसएससी के कांग्रेस के ऑब्जर्वर हमारे पास आए हैं, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित माताएं, बहनें, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, 11 दिसंबर 2023 हिमाचल के इतिहास में, खासकर निचले हिमाचल के इतिहास में एक गौरवमय दिन था। तकरीबन जब से हिमाचल प्रदेश बना, पहली बार कांग्रेस पार्टी ने एक मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी। ऐसा 75 साल में पहली बार हुआ। एक और परिवर्तन हुआ, जहां निचले हिमाचल क्षेत्र से मैं मुख्यमंत्री बना, वह एक जो परिवर्तन था, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा जिसके परिवार से जीवन में कोई राजनीति में नहीं था। एक आम परिवार से उठकर कांग्रेस के झंडे तले 40 साल से कांग्रेस पार्टी में काम करते हुए मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा। हम जैसे परिवार से कोई व्यक्ति राजनीति करता है, आप जैसे साधारण परिवार से मैं उठकर आया, राजनीति करता है तो उसको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं अपने जीवन में चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करके ही संघर्ष की सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर जब मैंने 11 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी, मेरे दिल में सिर्फ एक सोच थी कि आम लोगों तक, गरीब किसान तक, महिलाओं के सम्मान तक, युवाओं को रोजगार के अवसर हमने पैदा करने हैं। और मैंने उस दृष्टि से काम करना शुरू किया। 15 महीने हमारी सरकार को हुए, हमने ऐसा क्या कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को पैसों के बदले मुख्यमंत्री की कुर्सी को छीनने की कोशिश की, पैसों के देकर सत्ता की कुर्सी हथियाने की कोशिश की। जब जनता ने उन्हें पिछले 2022 के चुनाव में नकार दिया था, हमें 40 सीटें दी थी, हम अपना काम कर रहे थे और आप लोगों के लिए योजनाएं बना रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने पैसों के दम से सरकार बदलने की जो कोशिश की, वो उसमें सफल नहीं हुए, क्योंकि मुझे आप लोगों का प्यार प्राप्त था और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था। मैं जो योजनाएं लेकर आपके पास आया हूं, उन 15 महीने की कुछ योजनाओं का ब्यौरा तो चौधरी चंद्र कुमार आनंद शर्मा जी ने दे दिया है। मैं बताता हूं मैंने 15 महीने में आपके लिए क्या किया। 15 महीने पहले रिवाज होता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सचिवालय जाते हैं, पहला कदम उनका सचिवालय होते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद
सबसे पहले मैं समाज के उन लोगों के पास गया जिनकी इस समाज में कोई आवाज नहीं थी। वो अनाथ आश्रम गया जिन बच्चों के ना माँ थी ना पिता था। अब जिन बच्चों के माँ और पिता नहीं होते, रिश्तेदारों के पास वो रहते हैं, उनकी मन की पीड़ा वही बच्चा जानता है। उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ मिठाई का डब्बा बांट कर चले जाएंगे, क्योंकि और भी कई लोग आते हैं, वो भी मिठाई का डब्बा बांट कर मीठी मीठी बातें करके चले जाते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया। मिठाई तो मैंने उन्हें बांटी, लेकिन मैंने उनके दर्द को सुना, समझा और ये पाया कि जिस तरह इन्होंने अपनी माँ को खोया, पिता को खोया, मैं इन बच्चों को वैसा ही प्यार दूं और एक योजना लेकर मैं उनके लिए आया। जिस तरह हम अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं, स्कूल पहन जाने के लिए अच्छे कपड़े देते हैं, सर्दी में कपड़े अलग, गर्मी में कपड़े अलग, इस योजना के तहत उन्हें सर्दी के कपड़े और गर्मी के कपड़े भी साथ ही मिलेंगे। जिस तरह हम अपने बच्चों को ट्यूशन लगाते हैं, हमने ये भी प्रबंध कर दिया कि बच्चों की ट्यूशन होगी और हर महीने पैदा होने वाले बच्चे से लेकर 18 साल तक के बच्चे को पहले 2,500 रुपया उसके अकाउंट में डालेंगे। उसके खाने पीने का पूरा खर्चा सरकार करेगी। 18 साल के बाद हमने इस उम्र को बढ़ाकर 27 साल कर दिया कि अगर इसने डॉक्टर बनना है, जिस तरह हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनने के लिए कोचिंग देते हैं, कई चंडीगढ़ में देते हैं, हमारी सरकार ऐसे बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए या कोई भी कोर्स करने के लिए पूरा पैसा कोचिंग का देगी, फिर उनकी फीस देगी, हॉस्टल का खर्चा देगी और अपने बच्चे को जैसे हम पॉकेट मनी देते हैं, तो हमने उन्हें 4,000 रुपया महीने की पॉकेट मनी देने की प्रतिमाह शुरुआत कर दी है। ये योजना अक्टूबर में शुरू हुई। जो बच्चा अपनी माँ को खो दे, पिता को खो दे, चाचा जी के पास रह रहा हो, वो अपने मन की दास्तान नहीं बता सकता। हमने उसकी शादी के खर्च के लिए भी 2 लाख कर दिया, घर के लिए भी 3 लाख कर दिया। ये पहला पुण्य का काम हमारी सरकार ने आकर उन 4,000 अनाथ बच्चों के लिए किया। आज 4,000 बच्चे अक्टूबर के बाद से उस योजना का लाभ उठा रहे हैं। सब ये सोच कर काम कर रहे हैं कि हम सरकार ही माता, सरकार ही पिता, परिवार के बच्चे बने। दूसरा काम, 15 महीने की सरकार हमारी है। विधवा बहनें होती है, पति की अचानक मृत्यु हो जाए, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, अचानक मृत्यु के बाद पत्नी के पास पैसे भी कम हो जाती, विधवाओं का कहर बढ़ जाता है। मैंने 27 साल की आयु तक सभी विधवा बहनों के बच्चे के लिए सारा खर्चा पढ़ाई का, हॉस्टल का सरकार उठाएगी। ये दूसरे बजट की मेरी योजना है, इसका लाभ आपको मिलना चाहिए। तीसरा काम, मनरेगा की दिहाड़ी कभी भी इतिहास में 60 रुपए नहीं बढ़ी। मैंने बोला कि गांव के लोगों के पास पैसा आना चाहिए। मैं खुद किसान हूं, मेरी माँ आज भी खेतों में काम करती है। हमने मनरेगा की दिहाड़ी को 60 रुपए बढ़ाकर 1 अप्रैल 2024 से लागू कर दिया है। अगले महीने से मनरेगा की बढ़ी हुई दिहाड़ी भी मिलनी पड़ेगी। चौथा काम, कल मैं सुन रहा था भाषण, अच्छा हुआ हमें याद करवा दिया, मैं उनको याद करवाना देना चाहता हूं। पहले बोलते थे कि 1,500 रुपया कल मिलेंगे, 1,500 रुपया कल मिलेंगे। कल भी हमारी सरकार पर कटाक्ष किया गया कि 1,500 रुपया कम मिलेंगे। अनुराग ठाकुर जी भी पूछते हैं 1,500 कम मिलेंगे।
इस क्षेत्र के तो जो सांसद के उम्मीदवार है वो तो बेचारे नजर नहीं आते हैं, वो तो सिर्फ पार्टी के आधार पर सोच रहे हैं। कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे हैं। कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक में जिस प्रकार की लूट हुई है उसकी भी मेरे पास जानकारी है। ऐसा नहीं है, हमारे पास सब जानकारी है। पूछते 1500 कब देंगे? 1500 तो मिलने शुरू हो गए, और जिनको नहीं मिले उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आज सवाल पूछ रही है दिल्ली की सरकार हमसे, उनको पूछना चाहिए कि आपकी यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की पार्टी चुनाव योग क्यों गई? चुनाव योग में गए, कहने लगे 1500 के फॉर्म नहीं भरना चाहिए, बहनों की लाइन लग गई है। मैंने पूछा, चुनाव योग ने केंद्र के दबाव पर फॉर्म भरना बंद कर दिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है, फॉर्म भरना बंद किए। हमने अपील की, कहा पैसे मत डालो, फॉर्म भरवा दो। मैं आज एक मुख्यमंत्री के तौर पर बोलता हूं, हिमाचल सरकार की ये गारंटी है जो पूरी हो चुकी है, लेकिन जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं उनके सिर्फ पैसे रुके हैं, फॉर्म भर के उनके पैसे रुके हैं। ये कहना चाहता हूं कि अप्रैल में 1500 रुपया, मई में 1500 रुपया अगर इन्होंने आज इजाजत नहीं दी, अगर इतने शुभ चिंतक है, भारतीय जनता पार्टी की एक चिट्ठी लिखी है चुनाव योग में, चाहिए कि जो हमने अपनी चिट्ठी पर महिलाओं के 1500 रुपवाने की बात की है उसको हम विड्रॉ करते हैं। मैं आपको 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसे डलवा दूंगा। ये उनके द्वारा आचार संहिता में लिखा हुआ चिट्ठी है। मुझे आज आचार चुनाव योग बोलते हैं 24 घंटे के अंदर आपके यहां से डलवा दूंगा। ये सिर्फ आधों को मिल गए, आधों को रुकवा दिए। योजना सबके लिए होती है। 2,37,000 महिलाएं हैं यहाँ। कुछ महीने ऐसी भी होगी जिनको 1050 और 1100 पेंशन मिलती होगी। जाके देखना आपके अकाउंट में 1500 रुपया आ चुका है। हम पर कटाक्ष करते हैं। दूसरा, मैं एक और कहना चाहता हूं, ये महिलाओं के सम्मान की पुलिस में 1231 पोस्टों की भर्ती हो रही है। हमने महिलाओं के लिए 30% पुलिस में आरक्षण किया। मनरेगा की गरीब महिला और विधवा महिला जो गरीब है, हमारी सरकार उनको 3 लाख रुपया घर बनाने के लिए देने जा रही है। 70 साल से ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं उनके परिवार वालों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है जो हमारे बुजुर्ग हैं, क्योंकि मैं जानता हूं घर में जब बुजुर्ग होता है तो थोड़ी सी पीड़ा होती है, बच्चे से पैसे मांगने में हिचकिचाहट महसूस करता है। पिता है ना, बेटे से मांगने में भी परहेज करता है। माँ तो फिर भी बोल देती है, लेकिन वो पेन किलर खाता है, धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ जाती है। बीमारी बढ़ गई, आप अंदाजा लगाइए, अपनी जमीन तक रहन कर देता है बैंकों के पास, सोसाइटी के पास, कर्जा चढ़ जाता है, जमीन बिक जाती है। मैंने उन हिमाचल प्रदेश के सभी बुजुर्ग जो 70 साल की उम्र पार कर चुके हैं, उनको 25 लाख रुपए की मुफ्त इलाज योजना के तहत लाया है। यह हमारी 15 महीने की सरकार की कारगुजारी है। मेरे पास कोई आया नहीं मांग रखने के लिए, मेरे पास किसी ने बात नहीं की, पर मैं जब आप जैसे परिवार से निकलकर इन परिस्थितियों से गुजर कर देखता हूं तो मैं पाता हूं कि सारा परिवार मेरा है, मुझे उनके लिए योजनाएं हैं। 15 महीने में
कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि जिस सरकार पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज, 10,000 करोड़ रुपए की सिक्स पे कमीशन की जो देनदारी है, 85,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो, उस कर्ज को दूर करे या 2026 में ओपीएस लागू करे। 2027 में हमारा चुनाव होना था, ये लोकसभा का चुनाव था, हमने काम किया, आपके लोगों के लिए काम किया था। मैंने चुनाव मद्देनजर नहीं देखे, मैंने 1500 रुपये अपनी बहनों को देते हुए चुनाव मद्देनजर नहीं देखे। मैंने जो आपका पैसा था, जनता का पैसा था, जो जयराम ठाकुर जी 5 साल में लुटाते रहे, जयराम ठाकुर जी सोए रहे, उस पैसे को मैंने जनता में बांटा है। ये आपका पैसा हमने सरकारी ये देखते हुए भी नहीं, मैंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, क्योंकि मैं खुद एक कर्मचारी का बेटा भी हूं, किसान का बेटा भी। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज भी मेरी माताजी को फैमिली पेंशन मिलती है। बड़े स्वाभिमान से वो अपना बुजुर्गों के यहाँ जेब होती है, यहाँ से यूँ हाथ डाल के 500 रुपया निकालती है। होती है ना बुजुर्गों के यहाँ जेब, हमारी तो ऊपर होती थी, बुजुर्ग जो बैठे हुए 500 रुपया आज भी मुझे देती है। कहती है बेटे आप मुख्यमंत्री बन गए, आम लोगों को, गरीब लोगों को सेवा करो, लेकिन मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं है, मेरे पति ने मेरे लिए काम किया, इसलिए मैंने ओल्ड पेंशन स्कीम दी। और भारतीय जनता पार्टी की जयराम ने फिर रुकवाई हुई है। जो भी नेता आते हैं उनसे पूछिए हमारे 9,000 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों का अंशदान और क्यों रुकवाया है। यही मैं आपको कहना चाहता था। दूसरा, आज मैं आपसे अपील करने आया, एक तरफ आपके पास एक ऐसा नेता है जिसकी आवाज दिल्ली में बुलंद है, अगर वो चुनकर जाता है, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। ये वहां आपके मंत्री होंगे, कोई इनको रोक नहीं सकता। और जो लोग ये बोलते हैं कि बाहर से, अरे भाई राज्यसभा के हिमाचल से सांसद रहे हैं, जब तो पासपोर्ट का कार्यालय लेना था, कांगड़ा में लिफ्ट लेना था, कंदौरी में 150 करोड़ रुपया लेना था, टी बोर्ड का ऑफिस लेना था, एमपी फंड बांटना था, तब तो घर के थे, मांगने के लिए घर के लिए। मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, सन्नी देओल आके पठानकोट से लड़ जाता है, समृद्धि ईरानी अमेठी से लड़ती है, विक्रमादित्य शिमला पार्लियामेंट से है, हमारे आनंद जी शिमला पार्लियामेंट से, हमने दोनों को चुनाव लड़ाया, एक मंडी से लड़ रहे हैं, ये कांगड़ा से लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय नेताओं का कोई राज्य नहीं होता, जो राष्ट्र के लिए समर्पित होते हैं, जो राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं, उनका एक ही ध्येय होता है कि जिस पार्टी से बनकर चले हैं उस पार्टी में कंधे से कंधा मिलाकर आम लोगों की समस्याओं का निपटारा किया जाए, उनके लिए योजनाएं बनाई जाए। इनके द्वारा उस मंत्रिमंडल में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के मंत्रिमंडल में, श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा मनरेगा आई, आरटीआई आई, ये सारी योजनाएं आई। तो आपके सामने जो भी प्रत्याशी से यहाँ चुनाव लड़ रहा है, वो कांगड़ा बैंक में थे, कुछ नहीं किया उन्होंने। इनकी तो एक भी चिट्ठी आपके काम को करवा देगी, ये तो इनका परिचय है। अब हम ये पूछना चाहते हैं, आप चुनी हुई सरकारों को क्यों गिराना चाहते हो? क्यों इतना पैसा देकर आप चुनी हुई सरकारों को गिराते थे? 5 साल काम तो करने दो। हिमाचल प्रदेश में तो लोग इस तरह
5 साल काम देखते हैं और उसके बाद बोलते हैं पसंद नहीं आया तो बदली दी दे। समझो तो 5 साल करने दिया भाई, और हमने तो अच्छे काम करा दे। कोई ऐसा काम किया जो हमें खिलाफ हो? कोई नहीं, हमने क्या जनता से जुड़ा काम। लेकिन फिर भी इन्होंने कोशिश की। 27 फरवरी को राज्यसभा के इलेक्शन में वोट अगेंस्ट डाल दिया 6 कांग्रेस के बिके हुए प्रत्याशियों के। बिके हुए हैं वो, राजनीतिक मंडी में बिके। वोट आपका, आप कैसे मंत्री बनते हैं? अभी 40 डिग्री का टेम्परेचर है, मैं आपके घर पास खड़ा होकर वोट मांग रहा हूं। चौधरी चंद्र कुमार जी, अनंत जी, भवानी जी क्यों मांगते हैं? क्योंकि आपके पास वोट है, और आपकी वोट की ही ताकत एमएलए बनाती है, एमपी बनाती है, मुख्यमंत्री बनाती है, मंत्री बनाती है। जब इस वोट को प्राप्त करने के बाद विधायक बिक जाएगा तो आपकी वोट की वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए आजादी के बाद इस देश में कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ा अधिकार क्या दिया है? वोट देने का अधिकार आपको दिया है, और इसी वोट की ताकत पर से आप बड़े से बड़े शासन को हिला सकते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं, हम लोग आपसे ये प्रार्थना करते हैं, 5 साल हमारा काम देखिए। हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। अभी 3.5 साल तक हमारी सरकार चल रही है, लेकिन जब हम अच्छा काम करते तो इन्होंने जो गलत किया उसका जवाब देने के लिए मैं आपके पास आया हूं, उसका जवाब मांगने आपसे आया हूं। मैं जवाब मांगने आया हूं कि हमने अच्छा काम किया, और अच्छे काम को आप अच्छा परिणाम दोगे। 3.5 साल हमारी सरकार के 2 एमएलओ को मैं चुनाव लड़ा रहा हूं, क्योंकि हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नोट के दम से सत्ता त्यागने की कोशिश कर रहे हैं उनको सबक सिखाया जाए। तो ऐसी पार्टी जो नोट के दम पर आपकी सत्ता त्यागना चाहती है, वोट के दम पर नहीं, नोट के दम, तो ऐसी पार्टी को सबक सिखाओगे? हाथ खड़ा करके बताइए, दोनों हाथ सारे। मैं ऐसी पार्टी को सबक सिखाने का वक्त 1 जून को है। आप तुलनात्मक अध्ययन कर दीजिए, अनंत शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी में, वो 10 साल मिनिस्टर रहे, हिमाचल की सेवा करते रहे। वो 5 साल कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक में चेयरमैन रहा, गांव का एक आदमी भी को मदद नहीं कर पाए। आपने कांग्रेस को वोट डालना है, हाथ को वोट डालना है, और एक ऐसे प्रत्याशी को वोट डालना है जो आपकी आवाज को बुलंद करेगा। तो डालोगे कि नहीं डालोगे? पक्के चोल दे रहे हैं, हाथ लगेगा, सारे हाथ जोड़ सकते। अब मैं क्या कहने जा रहा हूं, 2 मिनट। 27 तारीख को राज्यसभा का चुनाव हम हार गए, मेजॉरिटी होकर हार गए। जयराम जी क्या बोलते हैं कि इस सरकार को तो भगवान भी नहीं बचा सकता। हमने बोला भाई ये क्या है, हम तो भोले वाले लोग हैं। सवेरे 29 तारीख को गवर्नर के पास चले गए और वहां शपथ की तैयारी करने लगे। दर्जिया जो कोट पैंट 10 सिलाई का ऑर्डर दे था, सारा भी एक आदमी था, सब पूछा था कि सिलाई का ऑर्डर देता, पर भगवान हमारे साथ था, उसने हमारी सरकार बचाई। और जयराम जी के पास दर्जी का कोट पैंट किलिया चेटंगी रह जाना चाहिए, तो किलिया चले जाना। फिर भी इन्होंने 1 महीना बाहर रहकर सरकार गिराने की कोशिश की। जब हार गए तो फटका पहना बीजेपी का, तो बेचारे बीजेपी के ईमानदार कार्यकर्ताओं को भी नहीं पूछा। क्या तो बीजेपी के ईमानदार कार्यकर्ताओं से ये अपील करना चाहता हूं कि आप
भी इस बार सबक सिखाने के लिए आनंद शर्मा जी को वोट डालिए। इनको सबक सिखाने के लिए ईमानदार कार्यकर्ता है। ये लड़ाई कोई सरकार बनाने के लिए नहीं है, कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी की बचाने के लिए लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है ईमानदारी की बेईमानों के साथ, सत्य की झूठ के साथ, दागदार की बेदाग के साथ और धर्म की अधर्म से ये लड़ाई है। 10 तारीख को जब आप इस लड़ाई के मैदान से वोट डालने जाएंगे तो मन में यह विश्वास लेकर जाना कि हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश भविष्य की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगा। यह लड़ाई मैं अकेले नहीं लड़ सकता। इनके पास बहुत धन है, हमारी तो छोटा सा राज्य है। यह लड़ाई जनता लड़ेगी, तो आप लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? आप यह लड़ाई जनता लड़ेगी। जनता की ताकत ही धन बल को हरा सकती है। इस लड़ाई को आपको लड़ना पड़ेगा। लोकतंत्र की ताकत जनबल है, धनबल नहीं। ये तो हर बार क्या होगा, धनबल आएगा, वोटें देगा और राजनीतिक मंडी में बिक जाएगा। इसको यहीं रोकना पड़ेगा ताकि हिंदुस्तान की राजनीति में हिमाचल से ये संदेश जाए कि हम देवी देवताओं के प्रदेश में रहते हैं। बेईमानों का हम कभी साथ नहीं देते, झूठों का हम कभी साथ नहीं देते, अधर्म पर चलने वालों का हम कभी साथ नहीं देते। हम साथ देते हैं ईमानदार का, हम साथ देते हैं सत्य का, हम साथ देते हैं वेदांत का, हम साथ देते हैं धर्म युवक का। तो इस लड़ाई में मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि लोकतंत्र की ताकत जनबल जीतेगी, धनबल हारेगा। क्या? जनबल धनबल हारेगा। अब जोर से बोला, जनबल जीतेगा। हाथ खड़ा करके बोलो, जनबल जीतेगा। जोर से, थोड़ा मजा नहीं आया, बीच वाले नहीं। जनबल जीतेगा, धनबल हारेगा। जनबल जीतेगा, धनबल हारेगा। बेईमानों को हराने के लिए आप सबको इकट्ठा होकर ईमानदार को जिताना होगा। यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। जय जय भारत।